Okay, today we are starting a next chapter. The chapter's name is Ionic Equilibrium. Part of this chapter has already been studied in AS level, जिसमें आपने chemical equilibria पढ़ा था. इस चैप्टर को A2 में हम लोग ionic equilibria कहते हैं. रीजन आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे आगे ये चैप्टर पढ़ोगे. जितना भी इस चैप्टर में AS में आपने पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम में Kc, Kp, रिवर्सिबल रिएक्शन, वो तो सब कुछ आपको वापस आना चाहिए. ठीक है, केसी किस तरह से निकालते हैं, केपी किस तरह से निकालते हैं, और उसी का एक्सटेंडेड वर्जन अब इस चैप्टर में आ जाएगा. तो हमें केसी भी दोबारा से पढ़ना है, केपी भी दोबारा से पढ़ना है, और आगे कुछ और कांस्टेंट्स पढ़ने हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एएस में तो हमने दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर. Now we have to learn few more equilibrium constant like ionic product of water, partial solubility products, acid dissociation constant. इस तरह के कुछ कांस्टेंट है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो पहले तो आज की क्लास में हम जो लास्ट एएस लेवल में जिस चैप्टर में जितना पढ़ा था उसका एक फ्लैशबैक लेंगे, और फिर इसी को एक्सटेंड करते हुए हम लोग न्यू कांस्टेंट पे चले जाएंगे. चैप्टर्स नेम इज अगेन इक्विलिब्रियम. Okay, so do you guys know what chemical equilibrium is? Chemical equilibrium क्या था कि whenever there is a reversible reaction, a reversible reaction is a reaction that goes in forward as well as in backward direction at the same time. ठीक है, तो reversible reaction में a time comes when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. At that point we say that a chemical reaction has reached a chemical equilibrium. ठीक है, तो सबसे पहले तो you have to recall what was reversible reaction. Reversible reaction क्या होता है? Reaction that can go in forward as well as in backward direction. वो लेवल से पढ़ते आ रहे हो, ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए कि reversible reaction का क्या मतलब है. A reaction that goes in forward as well as in backward direction at the same time. That is your reversible reaction. For example, we used to study the example of Haber process where nitrogen gas reacts with hydrogen gas to produce ammonia. We know that nitrogen and hydrogen, they react together to produce ammonia, and then this reaction can also go in the backward direction. Ammonia molecules can dissociate to form nitrogen and hydrogen as well. So this reaction goes in the forward direction as well as in the backward direction at the same time. और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका रेट हम निकालते हैं, तो वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है. और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब जाता है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहलाता है. व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? In a reversible reaction, when rate of forward reaction in a reversible reaction when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. That is chemical equilibrium. ठीक है भाई, सो पास सो गुड. कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? ओके, अच्छा, कुछ कंडीशंस थी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की.
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इसके साथ कुछ कंडीशंस भी एएस में हमने पढ़ी थी रिवर्सिबल रिएक्शन में, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए टू अचीव अ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस भी याद होनी चाहिए। वो क्या कंडीशंस थी? कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। देयर आर 4 कंडीशन। सबसे पहले तो क्लोज कंटेनर होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए बेसिकली। मतलब आपका जो रिएक्शन हो रहा है उसमें प्रोडक्ट बनने के बाद अगर वो स्केप हो जाएगा तो वापस रिएक्टेंट में फिर कौन कन्वर्ट होगा? तो जिस भी कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है यू हैव टू इंश्योर दैट इट इज क्लोज, दैट व्हाटएवर द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इट कैन नॉट स्केप द सिस्टम और कंटेनर। ठीक है। सेकेंडली ऑफ कोर्स रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, तभी केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन नॉट एस्टैब्लिश इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है। एंड द थर्ड इज of course rate of forward reaction should be equals to rate of backward reaction, and the reaction should be keep happening। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आके रुक जाए। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, बिकॉज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो एट द सेम टाइम रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट्स। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन इट नेवर स्टॉप्स। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की वन ऑफ द कंडीशंस फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज दैट रिएक्शन मस्ट बी डायनामिक। इट मींस इट शुड नेवर स्टॉप। Reaction must be dynamic. And how does a reversible reaction stops? If you stop giving its required conditions. For example, Haber process works at around 250 to 350 or 450 degrees Celsius. अगर आप टेम्परेचर बिल्कुल लो कर दोगे तो ऑब्वियसली दिस रिएक्शन विल स्टॉप। तो जब रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी खत्म हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए मतलब in a reversible reaction if you want that rate of forward reaction stays equals to rate of backward reaction you have to ensure the reaction should keep happening, हमेशा होता रहे, रुके ना कभी। क्लियर है भाई यहाँ तक बात? और रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हमने कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे। वन ऑफ दोस कांस्टेंट वाज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, और उसको हमने सिंबल दिया था Kc का। इट वाज डिनोटेड बाय द सिंबल Kc। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। सिंबल वाज Kc। अच्छा, अब हम हेबर प्रोसेस की अगर एग्जांपल ले लें, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। इसकी केसी की एक्सप्रेशन हम लोग किस तरह से बनाते थे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट वी हैव ओनली वन प्रोडक्ट अमोनिया, और इसको हम ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते थे। और इसके ऊपर जो पावर आती है वो पावर किस चीज की आती है? जो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है ना, जो कोफिशिएंट है अमोनिया का, दैट इज मोल्स ऑफ अमोनिया इन द स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन becomes the power of the concentration of the product in this AC expression। इसी तरह रिएक्टेंट साइड पे we have two types of reactants, nitrogen, so we will take the concentration of nitrogen at equilibrium and the number of moles, stoichiometric moles in this equation for nitrogen is 1, तो उसकी पावर 1 होगी, जो कि हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। और डिनोमिनेटर में we have hydrogen with the power 3। तो ये केसी की एक्सप्रेशन बनेगी।
पे पावर 2 आएगा और डिनोमिनेटर में वी हैव नाइट्रोजन, उस पे पावर 1 क्योंकि मोल्स 1 है, और हाइड्रोजन उस पे पावर 3। ठीक है, ये केसी की एक्सप्रेशन थी, और केसी की हर इक्वेशन के हिसाब से एक्सप्रेशन डिफरेंट बनेगी, और उससे हम लोग यूनिट भी वर्कआउट करते थे उसके। जैसे कंसंट्रेशन का यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इस पे पावर आएगी 2, और डिनोमिनेटर में वी हैव नाइट्रोजन मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 1 एंड हाइड्रोजन मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट विल गेट, कर लोगे सिंप्लीफाई इसको, विल बी लेफ्ट विद मोल पर डेसीमीटर क्यूब -2, राइट। इसको आगे आप चाहो तो ओपन करके लिख लो, इट शुड बी मोल इनवर्स स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर dm पावर 6। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? ये तो पुराना ही है ना, एएस का ही है, इससे तो कुछ नया नहीं है। आगे बढ़े बच्चों, मुझे ना चैट देख नहीं रही है, मुझे मिनिमाइज करके देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो, इसे आज की क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप माइक ऑन करके पूछ लेना प्लीज। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ओके, equilibrium constant with respect to pressure was denoted by the symbol Kp, और वो सिर्फ डील करता है only with gaseous reactants and products। equilibrium constant with respect to pressure and it was denoted by the symbol Kp। लेट्स से अभी इस फेबर प्रोसेस की दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं ना, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। If you make the expression for Kp, instead of taking concentrations, we have to take the partial pressures। अब partial pressures क्या होते हैं? Let's say if we consider the complete system, तो उस complete, let's say जो reaction होगा, इसमें we have nitrogen gas, hydrogen gas and ammonia gas। All of these three gases will have a combined pressure on the container, जिसको हम total pressure of gases कहेंगे। उसमें से सिर्फ नाइट्रोजन गैस का कितना प्रेशर है, that would be the partial pressure of nitrogen। And what is the pressure being contributed by the hydrogen gas only, that would be the partial pressure of hydrogen। याद है, इसके बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते थे और गलत भी होते थे ये सवाल। We have three types of gases here: nitrogen, hydrogen and ammonia। So the total pressure of the container is due to the combined pressure of all those three gases, but pressure of nitrogen or pressure of hydrogen or individual pressure of ammonia, it actually depends upon the number of moles of each gases। If nitrogen has greater number of moles, it means nitrogen gas will exert the greatest pressure। तो हम इंडिविजुअल प्रेशर देखते हैं। अब अमोनिया गैस का जो प्रेशर है, दैट वुड बी कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस। तो उसको हम यूं लिखते थे P, और सबस्क्रिप्ट में द फॉर्मूला फॉर अमोनिया इज NH3। एंड अगेन इस पे पावर आएगी इसके स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स, जो कि इक्वेशन में 2 है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इस पे पावर 1 है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, इट शुड हैव अ पावर 3। Now, if we simplify the units for this Kp expression,
The unit for pressure can be pascals or can be atmosphere. जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा वो यूनिट आपको उसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन का यूनिट बनाना है. पास्कल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का प्रेशर पास्कल और हाइड्रोजन का क्यूब. If you simplify it, you will get Pascal inverse square. क्लियर है भाई? याददाश्त आ गई वापस एएस की. अब इससे ज्यादा डेप्थ में जाके ना हमें एएस को रिवाइज नहीं करना है. ऑब्वियसली क्या है, इनके वैसे एएस वाला क्वेश्चन आ सकता है पेपर 4 में. यस, आ तो सकता है और आए हुए भी है. Let's say if he gives you the initial concentration and the final concentration, so he expects you to find the equilibrium concentration of all the reactants and the products. Then he expects you to use the expression or develop the expression and find the value of Kc. तो ये सारा काम तो वो आपसे करवा सकता है और करवाता भी है. कम मार्क्स का करवाता है, रेयरली करवाता है ऑब्वियसली, लेकिन करवाता तो है. तो आपको ये जितना भी हमने पढ़ा है वो रिवाइज करना है. अब मैं ये नहीं कह रहा कि जाके एएस के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, उसकी नीड नहीं है. आपने जो यहाँ तक रिवाइज कर लिया दैट इज मोर देन इनफ. अभी जब आप क्वेश्चंस पे उतरोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे एएस के, वहां पे ही हम रिवाइज कर लेंगे. बट स्टिल इफ यू वांट आप एएस का रिवाइज कर सकते हो, वो अच्छी बात. अगर ये चीजें आपको याद नहीं आई हैं जो मैंने बताई हैं अभी तक. और कुछ आगे बढ़े. अब A2 के आयनिक इक्विलिब्रिया पे चलते हैं. A2 का एक नया कांस्टेंट अब इंट्रोड्यूस करवा. First constant that we have to study is the ionic product of water. Ionic product of water is represented by the symbol K and W. अच्छा, वाटर के बारे में हमें पता है, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में एएस में भी पढ़ा था. वाटर कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस. द वाटर is also a proton donor and as well as a proton acceptor. Conjugate acid और conjugate base दोनों एक्ट करते हैं ना. ये water is able to act either as an acid. How it act as an acid? By donating protons, H positive ions, or as a base by accepting H positive ion. Bases are proton acceptors and acids are proton donors. ठीक है. अच्छा, अब ये आपने इक्वेशंस भी देखी थी ना. अगर if we have HCl added to water, here water will act as a base because water will accept the H positive ion and will form H3O positive ion. Hydroxonium ion बना लेगा in chloride ion. So here water is actually acting as a proton acceptor. So it is a base in this reaction, and HCl is an acid. However, if we add ammonia gas to water, opposite happens. Ammonia molecule forms ammonium ions because it accepts a proton that has been donated by water molecules, and water forms OH negative ion. So here water is acting as an acid and the ammonia is acting as a base. That's why we used to say water base as a conjugate acid base दोनों कर रहा होता है, इसलिए water's nature is amphoteric. याद आया? water को हम amphoteric कहते थे. अच्छा, अब देखो होता क्या है कि इन लेट्स से इफ वी कंसीडर डिस्टिल्ड वाटर, सिर्फ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है ना हमारे पास, उसमें कुछ मिक्स है या नहीं है वो एक बात की बात है. लेकिन लेट्स से इफ वी हैव जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब एक कंटेनर में सिर्फ वाटर है, तो फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स
there will be many water molecules, but few water molecules they start acting as an acid, and few water molecules they start acting as a base. मतलब दो water molecules भी आपस में react करते हैं. किस तरह से? Some water molecules will lose its hydrogen to give H positive ion, and the other water molecule will accept the hydrogen that has been lost by this water molecule. ये यहाँ से निकल के H पॉजिटिव आइन बना के इस वाटर के पास जब जाएगा तो इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव आइन, और जिस वाटर मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन आइन लूज किया इट विल फॉर्म OH नेगेटिव आइन. वाटर मॉलिक्यूल दैट इज लूजिंग द H पॉजिटिव आइन, तो उसको हम कहेंगे कि प्रोटॉन डोनर है. तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल एज एन एसिड काम कर रहा होगा. द अदर वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन्स आर बिहेविंग एज अ बेस. तो वाटर में ही कुछ वाटर मॉलिक्यूल एज एसिड काम कर रहे होते हैं और कुछ वाटर मॉलिक्यूल एज अ बेस काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं. ये एसिड भी एक्ट कर सकता है, बेस भी एक्ट कर सकता है, बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. तो वाटर में ही एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है जिसमें some water molecules are being ionized. Doesn't matter if water is impure or pure. मतलब अगर distilled water भी है ना, उसमें सिर्फ 100% water molecules भी हैं. तो कुछ water molecules सारे नहीं. Some water molecule will lose electron, the other water molecule will gain that H positive ion to form hydroxonium ion, and the other water molecules that are losing the H positive ion will form OH negative ion. जिस वाटर मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, सॉरी प्रोटॉन लूज किया, H पॉजिटिव आयन लूज किया, इट इज एक्टिंग एज एन एसिड. द अदर वाटर मॉलिक्यूल व्हिच इज एक्सेप्टिंग दैट प्रोटॉन इज एक्टिंग एज अ बेस. और ये जब रिएक्शन राइट टू लेफ्ट जाएगा तो H3O पॉजिटिव आयन हैज एन एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, सो इट विल लूज बैक दिस H पॉजिटिव आयन एंड द इक्विलिब्रिया विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. मतलब लेफ्ट टू राइट भी जाएगा, राइट टू लेफ्ट भी जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है. क्योंकि आयनाइजेशन कंप्लीट थोड़ी हो रही है, जो थोड़ी बहुत आयनाइजेशन हुई है वो वापस रिवर्स भी हो जाती है. तो राइट हैंड साइड पे जो H3O पॉजिटिव आयन है वो एक्ट करेगा एज अ कॉन्जुगेट एसिड, एंड OH नेगेटिव आयन विल एक्ट एज अ कॉन्जुगेट बेस. देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स का जो स्टेट सिंबल होगा इट शुड बी लिक्विड. However, when they ionizes to give ions, it should be aqueous. अब बेटा ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल ये काम नहीं कर रहे हैं किसी वाटर की बॉटल में. ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल हैं जो ये काम कर रहे हैं, और कुछ भी इट्स अ वेरी 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 टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. वाटर इज बीइंग ऑटो आयोनाइज्ड. दिस आयोनाइजेशन इज नोन एज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. हमने इसमें कोई सॉल्ट नहीं डाला है, हम कोई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवा रहे हैं, ये खुद ब खुद हो रहा है. दिस इज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. जैसे हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, we know that oxygen has 2 lone pairs, और एक और वाटर मॉलिक्यूल है इसमें भी 2 लोन पेयर्स हैं. इन्होंने क्या करना है, हाइड्रोक्सोनियम आयन की बॉन्डिंग याद है ना, डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है. तो जो फाइनल हमें बॉन्डिंग दिखेगी वो इस तरह की होगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस पे चार्ज आ जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बना है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है वहां से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आ रहा है ऑक्सीजन के पास. तो वो राइट हैंड साइड पे इट विल बी लेफ्ट विद OH नेगेटिव आयन. ये बाकी की चीज OH नेगेटिव आयन बना देगी.
क्लियर है बेटा बात यहाँ तक? It will form OH minus 1. This is known as auto ionization of water. आगे बढ़े। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन है, इसकी केसी की एक्सप्रेशन बना सकते हो? Two water molecules are ionized to form hydroxonium ion and hydroxide ion. This equation is balanced. ठीक है, याद है आपको वाटर की हम आयनाइजेशन ओ लेवल में, back in O level we used to write it like this, like H positive ion and OH negative ion. ठीक है, एक्चुअली वो आयनाइज तो होता है वाटर. इफ यू रिकॉल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ O level, so whenever we used to do electrolysis of aqueous electrolyte, let's say aqueous sodium chloride की electrolysis करते थे, तो we used to say we have 4 freely moving ions in this electrolyte, जिसमें से एक Na पॉजिटिव आयन होता था, एक Cl नेगेटिव आयन होता था, और एक H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन होता था. वहां पे हम कहते थे कि भाई एक्वस है तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन भी होगा. वो एक्चुअली कहाँ से आता है? वो ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर से आ रहा होता है. तो वाटर चाहे प्योर हो या चाहे उसमें आप कुछ सॉल्ट डालो, वाटर सेल्फ आयोनाइज हो रहा होता है. प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर भी लेना, उसमें भी कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से सेल्फ आयोनाइज या ऑटो आयोनाइज हुए हुए होते हैं. एक बहुत कम प्रोपोर्शन होता है लेकिन होता जरूर है. अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन की केसी की एक्सप्रेशन बनाना, बना सकते हो? आई एम गिविंग यू अ मिनट, प्लीज बनाओ. हाँ भाई बना. ऑटो आयनाइजेशन मास डिस्टिल वाटर का भी होगा, प्योर वाटर का भी होगा और इम्प्योर वाटर का भी होगा. मतलब अगर आप उसमें कोई सॉल्ट डालोगे तो भी होगी आयनाइजेशन, और अगर डिस्टिल वाटर होगा तो भी आयनाइजेशन होगी. दोनों केसेस में होगी. ठीक है, और प्लीज माइक खोल के पूछ लो. आई जस्ट टोल्ड यू ना कि आज चैट नहीं चल रही है. और हो रहा है. क्या एक्सप्रेशन बनी है इसकी? देखो केसी की एक्सप्रेशन कह रहा हूँ बनाने के लिए. तो केसी वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें एक हाइड्रोक्सोनियम आयन है H3O पॉजिटिव आयन, एंड वी हैव OH नेगेटिव आयन ऑन द प्रोडक्ट हैंड साइड. दोनों के 1 1 मोल है तो पावर में 1 रहेगा. और डिनोमिनेटर में वी हैव H2O 2 H2O मॉलिक्यूल्स. दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं.
अब यहाँ पे बच्चे एक बात समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, लेट्स से if in a container of water, if we have 1000 water molecules, 1000 भी मैं कम कह रहा हूँ, लेट्स से 1 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऑटो आयनाइज हो रहे होंगे? मे बी 4, मे बी 6, नॉट मोर देन दैट। तो ये मैं आपको प्रोपोर्शन बता रहा हूँ कि जो ऑटो आयनाइजेशन हो रही है वाटर में वो कितनी कम है। मतलब जब वाटर की कंसेंट्रेशन की बात करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो only a very 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 small proportion of water molecule has been auto ionized। तो क्या एक्चुअल कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर में डिक्रीज आएगा? थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आयनाइज होके आगे गया है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स आयनाइज होके राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े से जा रहे हैं। मतलब इतने कम जा रहे हैं कि उसको हम ये कह सकते हैं कि वाटर की कंसेंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है वो नेग्लिजिबल आ रहा है, it's almost to none, but again there is a change, but it is a very small change, so we are saying that it is almost to none। इग्नोर कर सकते हैं उस चेंज को। मतलब ये जो वाटर, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम केसी की एक्सप्रेशन बनाते हैं तो केसी की एक्सप्रेशन में इनिशियल कंसंट्रेशन तो नहीं रखते ना, हम कौन सी कंसंट्रेशन रखते हैं? कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद हो चुकी हुई है। तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद जो कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की है वो इनिशियली 0 थी, क्योंकि जब आयोनाइजेशन हुई नहीं थी तो वो 0 था। लेकिन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम जो है वो डिफरेंट होंगी। इसी तरह यार ये वाला काम था, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते थे केसी निकालने के लिए, तो वी यूज्ड टू टेक इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इनिशियली जो भी कंसंट्रेशन है वो वाटर की, लेट्स से मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। Initially, hydroxonium ion concentration was 0, OH negative ion concentration was also 0. But at the time of equilibrium, some of the water molecule has been ionized. तो वो X और X हो जाएगा, हाइड्रोक्सोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन, और जो वाटर की कंसेंट्रेशन है उसको फिर 2 - X करेंगे। But what I am trying to tell you is this X is a very small as compared to value of 2। तो जब मैं 2 - X करूंगा, लेट्स से 0.000001 है, तो जो डिक्रीज आएगा कंसंट्रेशन में इट इज नेग्लिजिबल, बट स्टिल मैथमेटिकल डिक्रीज तो है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बस ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ना, और जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम है, वो उसको हम इक्वल अज्यूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस इतना कम है कि हम कहेंगे कि चलो लेट्स वी कैन अज्यूम दैट initial concentration and the concentration of water at equilibrium are almost equal, right? तो जो concentration of water है उसको फिर हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं। we can say this concentration of water or constant। और इस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक और कांस्टेंट है जो कि केसी है। तो जब कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर की वैल्यू हमने 2 - X रखने के बजाय हम 2 रखेंगे, तो जब इसको एक नया कांस्टेंट हमने अज्यूम कर ही लिया है, तो इसको केसी के साथ ले जाते हैं ना कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर को। अब दो सिमिलर है तो पावर स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे विल बी लेफ्ट विद H3O पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। Kc into concentration squares of water, ये एक हमारा न्यू कांस्टेंट बन जाता है। इसको हम एक न्यू कांस्टेंट डिक्लेयर कर देंगे, right? And this new constant is represented with the symbol Kw, और इसका जो नाम है
वो हम कहते हैं दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस is Kw. The name of this constant is ionic product of water. राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास चीजें हैं H3O पॉजिटिव आइन एंड OH नेगेटिव आइन, दिस विल स्टे सेम. अच्छा, अब देखो ये जो H3O पॉजिटिव आइन जो हाइड्रोक्सोनियम आइन है ना, इसको हम लोग O लेवल से H पॉजिटिव आइन लिखते आ रहा है. एक्चुअली ये H पॉजिटिव आइन नहीं होता है, ये H3O पॉजिटिव आइन होता है, बट we used to call it H पॉजिटिव आइन. एक्चुअल में तो ये H3O पॉजिटिव आइन होता है. लेकिन अब क्या हम इसको H3O पॉजिटिव आइन लिखेंगे या H पॉजिटिव आइन से काम चला सकते हैं? हम H पॉजिटिव आइन से इसमें काम चला सकते हैं, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि H3O पॉजिटिव आइन एक्चुअली H पॉजिटिव आइन ही है. अगर H पॉजिटिव आइन लिखा हुआ है तो बैक ऑफ द माइंड यू शुड नो दैट दिस इज हाइड्रोक्सोनियम आइन. पूरा इसका फॉर्मूला H3O पॉजिटिव आइन. लेकिन अभी भी क्वेश्चंस में वो कभी कभार H पॉजिटिव आइन भी दे सकता है, कभी कभार आपको H3O पॉजिटिव आइन भी दे सकता है. आपको दोनों याद होने चाहिए. ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग H3O पॉजिटिव आइन हम इसको H पॉजिटिव आइन भी लिख सकते हैं. तो ये एक्सप्रेशन आपको दोनों फॉर्म में मिलेगी, आप दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हो, बट यू शुड बी रेडी फॉर बोथ. अगर वो खुद से H3O पॉजिटिव आइन लिख जाता है तो परेशान नहीं होना, ये नई चीज क्या आ गई, कोई नई चीज नहीं है, H पॉजिटिव आइन है. ये एक्चुअली में H3O पॉजिटिव आइन होता है, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय H पॉजिटिव आइन, जस्ट टू सिंप्लीफाई आवर राइटिंग, दैट्स इट. ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ, represented for simplicity. क्लियर है यहाँ तक बात? कोई सवाल? अभी एहसन, एजाज, आमना, आयशा, दानियाल, इल्सा, मावीन, मास, फरहान, सामिया एंड वरीजा. बच्चे कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ऑल क्लियर? पक्की बात है? वरीजा ओके, एहसन, इल्सा. अच्छा अच्छा, आज की क्लास ना हम यहाँ पे एंड करेंगे. आई डू नॉट हैव बैटरी इन माय आईपैड, आई कैन नॉट चार्ज इट. तो नेक्स्ट क्लास में मेक श्योर जहाँ तक पढ़ लिया है वो रिवाइज करना, और एनर्जेटिक्स के जो क्वेश्चंस रह गए प्लीज वो कर लो. एक क्वेरी सेशन और रख लेंगे उसका पास पेपर डिस्कस करने के लिए. और एनर्जेटिक्स जैसे ही आप कर लोगे कमिंग वीक में, तो नेक्स्ट वीक में एनर्जेटिक्स का टेस्ट होगा. तो उसको इस तरह से, बल्कि मैं टेस्ट की डेट अनाउंस कर ही देता हूँ ग्रुप पे, ताकि तुम लोग उसके पास पेपर्स कर लो. जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ एनर्जेटिक्स तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लो, कोई क्वेरी हो तो मेरे साथ फिर सेशन रख के उन क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर लो. ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, ना आप लोग जा सकते हो अभी. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज.